नमस्कार दोस्तों। अकाउंट्स का चैप्टर है इन्वेंट्री और इन्वेंट्री में कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। तो वो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन हैं ऐसे जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो इलस्ट्रेशन 8 जो है वो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इलस्ट्रेशन 8 में आपको हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उस पे से वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक की, परचेज की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन, फाइनेंशियल चार्ज एंड सेल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐसी दी है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 17,500 was written off in a particular item, जो ओरिजिनली हमने 50,000 में लिया था। तो 50,000 में हमने लिया था, उसमें से हमने 17,500 राइट ऑफ किया और उसका वैल्यू घटा के हमने कितना कर दिया, 32,500। ये हमने घटाने का काम लास्ट ईयर ही कर दिया है। मतलब ये अमाउंट लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होगा और अभी वाले ईयर के ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होगा। 32,500 मस्ट बी इंक्लूडेड हियर। फाइन। जो हमने इस साल 45,000 में सेल कर दिया है, बाकी सारी आइटम्स हमने 20% मार्जिन ऑन सेल से सेल करी हुई है। फाइन। तो हमें देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी गुड्स को बनाने के रिलेटेड जो भी खर्च है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, आपको पता है। तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल का पार्ट है, एडमिन एक्सपेंस पीएनएल का पार्ट है, फाइनेंशियल, ये तीनों ही गुड्स के रिलेटेड खर्चे नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने में इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने मेंशन कर दिया, जो दिया है वही 142,500। परचेज हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज 762,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1.5 लाख के हैं। सेल्स हमें दिया हुआ है 1245। सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। अब यहां दो इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास, जीपी नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं। तो अगर जीपी मिल जाए तो क्लोजिंग स्टॉक हमें मिल सकता है। और इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन हमें बोला हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन 20% है ऑन सेल्स, सिर्फ एक आइटम को छोड़ के। तो ये 1245 का हमारा जो टोटल सेल है, इसमें बाकी नॉर्मल सेल ही है, एक एबनॉर्मल सेल है 45,000 का, और बाकी नॉर्मल सेल है 12 लाख का। ये 12 लाख के सेल पे आप 20% के हिसाब से नॉर्मल में कमा रहे हैं 2,40,000 प्रॉफिट। ये मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, इन्होंने जो परसेंटेज दिया था उस हिसाब से। और 32,500 ये कॉस्ट है, जो 45,000 में सेल हुआ है एबनॉर्मल आइटम, जो लास्ट टाइम हमने वैसे 50,000 का था बट उसको राइट डाउन करके 32,500 लाया था। तो अभी कंपैरिजन के लिए हमारा जो कॉस्ट होगा वो 32,500 ही होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में वो वैल्यू इंक्लूडेड है। तो ये 12,500 का हमारा जीपी हो गया। तो ये सेल वैल्यू है।
तो जो एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है उसमें आपने 12,500 कमाए हैं, 45,000 और 32,500 का डिफरेंस, और नॉर्मल में आपने 240 कमाए हैं, दोनों मिला के 250 आपने कमाए हैं। तो जीपी अगर मिल गया है तो जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर होगा, दैट बैलेंसिंग फिगर इज क्लोजिंग स्टॉक। तो यू कैन सी this is 13,07,500 और यहाँ पे भी वही आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर -1245, वी गेट 62,500। तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर हमें निकालना था, दैट इज 62,500। ये हमारा मेन आंसर हो गया। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन थी, जीपी कैलकुलेट करने का भी रास्ता था, क्लोजिंग स्टॉक ही हमें निकालना था। इंस्टीट्यूट ने आंसर थोड़े अलग तरीके से दिया है, बट आप मैंने जो अभी बताया उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू मैच द आंसर। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 62,500। फाइन। तो दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। नाउ एक दो इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन 9 ये और 10 आपका फिजिकल स्टॉक टेकिंग के ऊपर है। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार ईयर एंडिंग में हमको जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को लिखना होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक हम फिजिकल काउंट करके ही लिखते हैं। फिजिकल काउंटिंग से ही क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। बट एग्जैक्टली 31 मार्च को आपका फिजिकल काउंटिंग खत्म हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग बैलेंस शीट डेट से पहले या बैलेंस शीट डेट के बाद हो सकता है। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट डेट से पहले दिया है, लाइक से हमारा स्टॉक टेकिंग डेट 15 या से 17 मार्च है और बैलेंस शीट डेट हमारा 31 मार्च है, तो हमारे पास स्टॉक टेकिंग डेट 17 मार्च का स्टॉक हमने गिनती की फिजिकली, वो 5 लाख आया। ठीक है, हमें स्टॉक जो चाहिए, स्टॉक हमें चाहिए एज ऑन 31 मार्च चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 17 मार्च का स्टॉक हमारे पास है, हमें पहुंचना है 31 मार्च तक कि 31 मार्च पे हमारा स्टॉक कितना होना चाहिए। तो इस पीरियड के दौरान 17 मार्च से लेके 31 मार्च में जो भी परचेज हुआ है, वो परचेज को हम प्लस करेंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा। और जो भी इस पीरियड में सेल हुआ है, उस सेल की कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो स्टॉक निकल चुका होगा। तो जो एडिशन हो रहा है, परचेज हो रहा है, वो ऐड करेंगे और जो हम सेल कर रहे हैं वो माइनस करेंगे। तो हमें मिल जाएगा स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, स्टॉक टेकिंग डेट में जो स्टॉक है प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यही चीज अगर स्टॉक टेकिंग बाद में हुई है, फॉर एग्जांपल स्टॉक टेकिंग हुई हमारी 20 अप्रैल को और क्लोजिंग स्टॉक हमको चाहिए 31 मार्च का। ठीक है, तो जो भी अभी हमने डिस्कस किया उसका रिवर्स हो जाएगा कि 20 अप्रैल 20 अप्रैल का स्टॉक हमने निकाला। अब 31 मार्च और 20 अप्रैल जो बीच का पीरियड है, इस पीरियड को हम इंटरविनिंग पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में जो भी परचेज हुआ वो माइनस कर देना है, क्योंकि 20 तारीख को ये है बट ये 31 मार्च के बाद परचेज हुआ है, मतलब कि 31 मार्च को ये स्टॉक हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका परचेज ही 31 तारीख के बाद हुआ है। 31 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले जो सेल हुआ है उसका कॉस्ट हमको प्लस कर देना है, क्योंकि वो स्टॉक 31 तारीख को हमारे पास मौजूद होगा। तो जो यहाँ पे किया उसका रिवर्स कर देना है, यहाँ हमने परचेज प्लस किया तो परचेज माइनस कर देना है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने माइनस किया तो वो प्लस कर देना है। ये करेंगे तो स्टॉक एज ऑन 31 मार्च आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो उसी के ऊपर है इलस्ट्रेशन 9। यू कैन सी 31 मार्च इनका ईयर एंडिंग है और 15 अप्रैल मतलब रिवर्स वाला वर्किंग आएगा। 15 अप्रैल को इन्होंने स्टॉक की गिनती की जो 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो यहां हम ऐसे दिखा देंगे स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 5 लाख। अभी हमें क्या करना है, जो भी परचेज हुआ है इस पीरियड में, परचेज ड्यूरिंग इंटरविनिंग पीरियड, वो माइनस करना है। इंटरविनिंग पीरियड का मतलब है 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल वाले पीरियड में जो भी परचेज हुआ, और हमें प्लस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग दिस इंटरवेनिंग पीरियड। तो आप देखो परचेज आपको दिया हुआ है और इसमें कैश परचेज हो क्रेडिट परचेज हो सब ले लेना है। तो परचेज 50,340, तो ये माइनस हो जाएगा। और सेल में आपका सेल्स रिटर्न भी है, सेल 4,10,000 है बट रिटर्न 10,000 है। तो नेट सेल हम 4,10,000 माइनस 10,000, नेट सेल हमारा होगा 4 लाख। बट ये सेल है, सेल में तो प्रॉफिट भी होता है और स्टॉक को तो हमें कॉस्ट से लेना है, तो हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन दिया 20% ऑन सेल्स हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो सेल में से 20% माइनस कर देंगे, तो 3,20,000 इतने कॉस्ट का गुड्स हमने सेल किया। ठीक है, तो परचेज माइनस किया और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने प्लस किया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स नेट सेल्स लेना है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके। ठीक है, तो यू कैन सी ये करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि 5 लाख स्टॉक दिया हुआ है, प्लस 320 माइनस 50,340, तो 769,660 दिस इज स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। ठीक है ना, तो ये आप चेक कर सकते हैं 769,660 दैट इज द आंसर वी आर गेटिंग। ऐसा ही इलिस्ट्रेशन 10 सिमिलर लाइन पे ही है। तो हम एक दूसरा, चलो ये ले लेते हैं, या एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 एंड 4 ये थोड़ा ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ एडजस्टेड प्रॉफिट ढूंढने के ऊपर है। तो यू कैन सी हमें पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट 6 लाख हनुमान का दिया है और इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक 375 का लेके ये प्रॉफिट निकाला है। ये स्टॉक हम हमेशा मानेंगे कि फिजिकल इन्होंने गिन के ये स्टॉक की वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट इनका जो होगा, समझने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट पूरा होते ही ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों इधर है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे हमारा पीएनएल अकाउंट है, और पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट अपने को 6 लाख मिल रहा है। अब ये 6 लाख के प्रॉफिट में ये सारी गलतियां हुई हैं ऐसा इन्होंने कहा है, हमें निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो समझ के हमको कैलकुलेशन देखना है। तो नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन 6 लाख,
अब इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो समझ के हम प्लस माइनस करेंगे। परचेज में 15,000 फिटिंग्स का इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे जो परचेज डेबिट हुआ होगा वो परचेज में जो गुड्स है, हमारा जो स्टॉक है, उसी का परचेज आना चाहिए। अब ये परचेज में 15,000 फिटिंग्स का है, तो वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो 15,000 परचेज से हमको निकालना पड़ेगा। तो परचेज अगर हमारा 15,000 रिड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेट बात है कि आपका डेबिट साइड 15,000 रिड्यूस हो जाएगा और आपको प्रॉफिट, क्रेडिट जो है वो तो वही है, खर्चा कम हो गया, आपका परचेस कम हो गया, तो आपका प्रॉफिट उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे, फिटिंग्स में डेबिट करना था उसको परचेज में डाल दिया, डेबिटेड टू परचेज 15,000। ठीक है, फिर इन्होंने 40,000 के गुड्स सैंपल में डिस्ट्रीब्यूशन किए, जिसकी कोई एंट्री इन्होंने बुक्स में पास ही नहीं की। अगर कोई भी गुड्स आप सैंपल की तरह या कोई भी सेल के अलावा दूसरे कोई रीजन से गुड्स जाता है तो वो गुड्स यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाता है, गुड्स गिवन एज सैंपल। या तो आप ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दें या आप परचेज को घटा दें उतना, तो इसकी इफेक्ट दो इफेक्ट होगी। एक तो 40,000 का गुड्स हमारा गया वो ट्रेडिंग में क्रेडिट हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा, ये सैंपल हमने एडवर्टीजमेंट के लिए दिया हुआ है तो एडवर्टीजमेंट का एक खर्चा आ जाएगा 40,000। तो आप समझ सकते हैं नेट इफेक्ट क्या होगा इसका। 40 क्रेडिट हो रहा है, 40 डेबिट हो रहा है, नेट इफेक्ट इसका नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हमें एडजस्टेड प्रॉफिट में कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देना, ये ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे तो चलेगा। Invoices for goods amounting to 250 have been entered on 27th March, but goods were not included in the stock. तो हमने गुड्स खरीदा है, परचेज में हमने गुड्स ले लिया है, दैट इज इंक्लूडेड इन परचेज 250, बट स्टॉक में लेना रह गया है। तो अगर स्टॉक में लेंगे, स्टॉक की वैल्यू अगर 250 बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो डेफिनेट बात है आपका क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परचेज नॉट टेकन इन स्टॉक, तो परचेज में ले लिया आपने बट स्टॉक में नहीं लिया। कोई भी चीज परचेज में आ जाए तो परचेज में आने के बाद या तो वो सेल में आएगी या तो वो स्टॉक में आएगी, दोनों में से किसी में तो आनी ही चाहिए, तो वो रह गया था। मार्च में 2 लाख का सेल किया है, डिलीवरी भी दे दी है, ओके, सोल्ड एंड डिलीवर्ड, बट वो गलती से हमने अप्रैल के सेल में ले लिया है। तो सेल मार्च का है, मार्च में ही लेना चाहिए, तो हमें मार्च का सेल बढ़ाना है 2 लाख। अगेन सेल बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज। आप कहेंगे सर सेल बढ़ेगा तो सामने स्टॉक कम होगा, नहीं, ये स्टॉक ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट हो चुका है, क्योंकि स्टॉक हम हमेशा लेते हैं फिजिकल काउंटिंग से। तो फिजिकल काउंटिंग के समय ये वाला जो हमने सेल कर दिया है वो तो 31 मार्च को होगा ही नहीं, मतलब स्टॉक में से ऑलरेडी डिडक्टेड ही है, तो स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ सेल हमारा बढ़ेगा, सो सेल्स नॉट रिकॉर्डेड की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, और लास्ट ट्रांजेक्शन 75,000 का गुड्स हमने कॉस्ट का गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है, जिसपे मार्जिन हमारा 1/3 ऑन कॉस्ट है। इसका अप्रूवल अप्रैल में आ रहा है, मतलब कि ये गुड्स का सेल हमको इस पीरियड में नहीं दिखाना चाहिए। इन्होंने गलती से जो सेल ऑन अप्रूवल पे गुड्स भेजा है उसका भी सेल इस पीरियड में ले लिया है,
तो हमारे सेल में वो इंक्लूडेड होगा, तो सेल्स हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक वो सेल नहीं माना जाएगा। तो सेल इन्होंने कितना लिया होगा, 75,000, 1/3 प्रॉफिट मार्जिन, 1/3 ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो 1 लाख का सेल इन्होंने इंक्लूड किया है जो करना नहीं चाहिए, तो उसको घटाया जाएगा। ठीक है, तो सेल विल रिड्यूस, बट जो गुड्स अप्रूवल पे पड़ा हुआ है वो गुड्स है हमारा। अप्रूवल नहीं आया है अगर कस्टमर का, तो वो ओनरशिप हमारी है, तो उसे हमें स्टॉक में ले लेना पड़े, तो स्टॉक में तो इन्होंने नहीं लिया होगा, क्योंकि स्टॉक में तो फिजिकली जो हमारे गोडाउन में था वही हमने काउंटिंग करके लिया है। जो अप्रूवल पे गया है वो तो कस्टमर के गोडाउन में पड़ा हुआ है हमारा, बट पड़ा है कस्टमर के गोडाउन में, तो उसको हमारे स्टॉक में हमें लेना पड़ेगा। तो स्टॉक विल इंक्रीज बाय 75,000। सो आप देख सकते हैं नेट आपका जो प्रॉफिट, मतलब नेट आपका जो यहाँ इफेक्ट आएगा वो 25,000 का। ठीक है, तो गुड्स ऑन अप्रूवल 25,000 ये आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट आएगी, सेल विल रिड्यूस बाय 1 लाख, स्टॉक विल इंक्रीज बाय 75,000, तो नेट इफेक्ट आपका जो प्रॉफिट पे आएगा वो 25,000 का आएगा। ठीक है, तो बस ये सब एडजस्ट करेंगे, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। यू कैन सी 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 250 प्लस 2 lakh minus 25,000. So you get the profit of 10,40,000. ठीक है, तो we can see the answer 10,40,000. तो इन्होंने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसमें क्या करना है, जो जो आइटम हमने ये प्लस की, ये सारी आइटम को P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर देना है, और जो जो आइटम को हमने माइनस किया उन सब आइटम को हमें डेबिट कर देना है। ये बन गया आपका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेन तो क्वेश्चन में एडजस्टेड प्रॉफिट ढूंढने का बोला था, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया वो आपके ऊपर है, बट बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो जो आपने प्लस किया वो क्रेडिट कर देना है, जो जो माइनस किया वो डेबिट कर देना है। ठीक है, सो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। अब बच्चे परेशान सबसे ज्यादा जो होते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन उनको थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, जो फिजिकल वेरिफिकेशन पे है। 23 जून को इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, और हमारा स्टॉक का वैल्यू हमको 30 जून का जानना है। मतलब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्टॉक एज ऑन 23 जून प्लस करेंगे परचेज इस पीरियड में, और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स इस पीरियड में। ये हमारे स्टैंडर्ड चीजें हैं, तो हमें स्टॉक मिल जाएगा। कोई और ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। स्टॉक एज ऑन 30 जून, तो हमारे पास 48 लाख का स्टॉक दिया है। अब जो इंटरवीनिंग पीरियड है 23 जून से लेके 30 जून, ये पीरियड के अंदर हमें बोला हुआ है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब ये गुड्स तो ऑलरेडी भेजे हुए हैं, पहले ही भेजे हुए हैं, 23 तारीख से पहले ही भेजे हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि उसमें से 240 अनसोल्ड है। तो हमें पता है कि कंसाइनमेंट पे अगर गुड्स कोई भेजा हुआ है हमने, जब तक वो सेल नहीं हो जाता है तब तक वो गुड्स हमारा है, कंसाइनर का है, भले कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 240 हमारा स्टॉक हमारे गोडाउन में नहीं है, ये कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा है, बट है हमारा। तो हमें हमारी ओनरशिप का जहां जहां गुड्स पड़ा हुआ है वो गुड्स इंक्लूड कर लेना है स्टॉक की वैल्यू के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ फिजिकली हमारे गोडाउन में पड़ा है वो नहीं आएगा,
फिजिकली जो है वो भी आएगा, प्लस हमारी ओनरशिप का गुड्स और कहाँ पड़ा हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ हम ऐड कर देंगे, यहाँ मैं एक ऐड कर देता हूँ, गुड्स विथ कंसाइनी या गुड्स एट कंसाइनीज गो डाउन। तो 240, तो ये तो हमने हमारे गोडाउन, ये हमारे गोडाउन का ही गुड्स है 48 लाख फिजिकली गिना है, कंसाइनी के गोडाउन का तो हमने गिनती में नहीं लिया है। फिर 4 लाख का हमने परचेस किया इस पीरियड में, ठीक है, उसमें से 160 अभी तक डिलीवर नहीं हुए, मतलब 4 लाख में से 240 डिलीवर हो गए, 160 डिलीवर नहीं हुए। देखो डिलीवर हुए कि नहीं हुए, परचेस तो हमने कर ली है, इनवॉइस आ चुका है, ओनरशिप हमारी ही है, तो पूरा का पूरा परचेस 4 लाख का हमें इंक्लूड कर लेना है, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें से भले 1,60,000 का गुड्स बाद में रिसीव हो रहा है, बट है तो हमारी ओनरशिप का, परचेज के बिल तो आ चुके हैं, तो पूरा 4 लाख इंक्लूड कर लेना है परचेज। 23 तारीख के बाद ये परचेज हुआ है, 30 जून से पहले ये परचेज हुआ है। अब सेल जो किया उसका कॉस्ट हमको माइनस करना है। यू कैन सी सेल हुआ है 13,60,000 का, ये 23 जून से 30 जून के बीच ही हुआ है। उसमें से 3,20,000 अप्रूवल पे भेजे, ये सेल नहीं हुआ, ये अप्रूवल पे भेजे, तो पहले तो हम इसको अलग कर देते हैं। 13,60,000 में से आप अप्रूवल तो अलग ही रखो, अप्रूवल को साथ में नहीं रखो। 10,40,000, तो 1360 में से पहले तो मैंने क्या किया, अप्रूवल वाला गुड्स जो है उसको अलग ही रखो, ठीक है, वो सेल हुआ नहीं है जब तक कस्टमर का अप्रूवल नहीं आए। अब ये 10,40 में से ये अप्रूवल वाले को भूल जाओ अभी आप। 10,40 में से ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट प्लस 25% है, मतलब सेल्स पे 20% मार्जिन हुआ, बट 2,40,000 का गुड्स ऐसा था जो हमने 1,20,000 में सेल किया है, तो इसमें हमें अगेन थोड़ा अलग करना पड़ेगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अभी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं। आगे हमने वो जो किया था उसमें प्रॉफिट हमारा टारगेट था, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट डाल के बैलेंसिंग फिगर में इन्वेंट्री निकाल रहे थे, अभी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल हमारा है 8 लाख, और सॉरी एबनॉर्मल सेल वैल्यू है हमारी 1,20,000 में सेल हुआ है, ठीक है, और ये हमारा सेल वैल्यू नॉर्मल वाला 920 बैलेंसिंग, 10,40 में से ये एबनॉर्मल सेल वैल्यू, ये नॉर्मल सेल वैल्यू, नॉर्मल सेल वैल्यू मतलब इस पे 20% मार्जिन। अब देखो इसमें इसका तो डायरेक्टली कॉस्ट हमको दे दिया है कि ये 240 का कॉस्ट का था। अब इसका कॉस्ट हमें पता है कि इसमें 20% प्रॉफिट है, तो हम इसको या 20% माइनस करो या 80% से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो 20% माइनस करेंगे तो भी कॉस्ट आ जाएगा, 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉस्ट आ जाएगा, 7,36,000, 736 प्लस 240, तो ये 1040 का जो हमने बेचा है उसका कॉस्ट हमारा आ रहा है 976, ये 976 हमने माइनस कर दिया, माइनस, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है, 320 के गुड सेंट ऑन अप्रूवल को हमने कंसीडर नहीं किया, वो मैं बताता हूं उसका क्या है लॉजिक। अभी बाकी सारे ट्रांजेक्शन हमने ले लिए, सिर्फ यहां हमने एक ही ट्रांजेक्शन को नहीं कंसीडर किया, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। तो ये अगर आप देखेंगे 48 लाख प्लस कंसाइनी वाला 240 प्लस हमारा परचेस 4 लाख माइनस जो हमने सेल किया उसका कॉस्ट, तो हमारा स्टॉक 44,64,000 आना चाहिए 30 जून का, ठीक है। अब देखो फिर मैं थोड़ा वो अप्रूवल वाला भी बताता हूँ कि अप्रूवल वाले का क्या एडजस्टमेंट है। 44,64 वी आर गेटिंग द आंसर, तरीका थोड़ा अलग है,
बट आंसर आपको मिल रहा है। अब देखो गुड्स अप्रूवल पे जो हमने भेजे हैं उसको चाहे तो हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक से जाते हैं कि 3,20,000 का गुड्स हमने भेजा है, वो गुड्स गया, तो उसको अलग रख रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ, ये मैं थोड़ा इधर निकाल देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स है वैसे ही वो गुड्स भी हमने भेजा है अप्रूवल पे, उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि गुड्स हमारा गया, ठीक है। तो 3,20,000 में से 320 में से आप 20% प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देंगे तो उतनी कॉस्ट आपकी गई 256 माइनस, एक इफेक्ट ये हुआ। तो ये गुड्स हमने भेजा तो माइनस कर दिया। अब हमें पता चला कि उसमें से अगेन आपको बोला हुआ है कि रिटर्न आ गए, कितने रिटर्न आ गए, देखो आपको बोला हाफ ऑफ द गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून, 30 जून से पहले ही आ गए वापस। तो रिटर्न आ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे परचेस को प्लस करते हैं वैसे रिटर्न आ गए तो प्लस कर दिया, भेजा तब माइनस किया, रिटर्न आ गए तो प्लस कर दिया। अब बाकी हाफ का हमें अप्रूवल नहीं आया है, कुछ जवाब नहीं आया है। तो अप्रूवल नहीं आया मतलब कि ये अभी तक सेल नहीं हुआ, मतलब वो गुड्स भले कस्टमर के पास पड़ा है बट है तो हमारा ही, ठीक है। तो गुड्स विथ कस्टमर, जितना कस्टमर के पास है जिसका अप्रूवल नहीं आया है वो हमें क्या करना पड़ेगा, 128 जो कस्टमर के पास पड़ा है। तो ये दोनों मिला के इफेक्ट हो गया 256 हमने प्लस किया। तो इफेक्ट आप देखो 256 हमने माइनस किया जब गुड्स भेजा, उसमें से 50% वापस आ गया तो प्लस कर दिया, और 50% ऐसा है जिसका कस्टमर ने अप्रूवल दिया नहीं है तो वो गुड्स भी हमारा ही है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो गुड्स हमने जो अप्रूवल पे भेजा है वो है तो हमारा ही, ठीक है। उसमें ओनरशिप अभी तक बदली नहीं है तो उसको हमारे स्टॉक में हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर सामने वाले ने अप्रूवल दे दिया होता, ओनरशिप चली गई होती, तो हमें सिर्फ माइनस वाली इफेक्ट देनी पड़ती। फाइन, सो दैट इज वाई हमने क्या किया है, इसको इग्नोर कर दिया 256, क्योंकि सेल एक्चुअल में सेल नहीं हुआ है, सिर्फ अप्रूवल पे गुड्स भेजा हुआ है, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इसको पूरा इग्नोर कर देंगे तो भी चलेगा,